हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आप लोगों को टेस्ट कराने वाले हैं क्लास 10 साइंस का। तो आप लोग तैयार रहिए। आपसे होगा केवल आपसे पूछूंगा 20 क्वेश्चन। ओके। एंड इस 20 क्वेश्चन में से अगर आप ओनली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बता ले जाते हो तो समझ लो आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है। 20 क्वेश्चन ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप जरूर बता पाओगे, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो इस टेस्ट में आप जरूर फेल हो जाओगे, क्योंकि इस टेस्ट में काफी अच्छे अच्छे एंड हार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं उन क्वेश्चंस को। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपको पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेयजल, जो पीने वाला जल है, पीने वाले जल को क्या करें, जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवाणु उसमें है तो उसको हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो आई होप कि आप जानते होंगे क्या प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग जानते हैं या नहीं, ये तो आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है CuCl2 एंड बी ऑप्शन है CuCl2, सी ऑप्शन है CaCl2, डी ऑप्शन है CaCO3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है जल्दी से आप लोग बता दो। एंड जितना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जितने सही आंसर्स का आप लोग, उसका नाम जो फर्स्ट आएगा उसका नाम लिया जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा हर एक क्वेश्चन का कमेंट करो, ये सही है वो सही है, तो आपका भी नाम आ सकता है। तो यहां से आपका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं और आप लोगों ने पहले ही कर दिया होगा। इसका सही आंसर है CaCl2, ठीक है, याद हो गया। तो यहां आपको इसका सही आंसर क्या लिखना है, CaCl2, ओके। पहले का सही क्वेश्चन आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, तो आपको आई होप कि पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ एक विलयन का पीएच मान आपका 3 है। जैसे विलयन जो है उसका पीएच मान 3 है, तो उस वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या कुछ नहीं है। मतलब उसका अगर पीएच मान 3 है तो वो क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो देखो एक बात आप जानते होंगे कि आपका A0 यहाँ होता है एंड यहाँ आपका होता है 14, यहाँ 7 होता है। 7 से जो कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से जो ज्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो 7 से जो कम होंगे जिसके क्या पीएच मान, वो आपका अम्लीय होगा। तो यहाँ आपका 7 से कम है कि ज्यादा, 7 से कम है, इसलिए आपका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय, ठीक है। दोनों नोट कर लो। पहला आपका है एक विलयन का पीएच मान 3 है तो वो अम्लीय है या फिर क्षारीय, तो आप लोग समझ गए होंगे अम्लीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। मतलब आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आप बताओ जल्दी से कौन विस्थापित कर सकता है। ए ऑप्शन है आपका Mg, वी है Pt यानी कि मैग्नीशियम प्लेटिनम, या फिर आपका Cu कॉपर, या फिर Hg, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है इसका सही आंसर, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों की स्टडी लगातार अच्छी चल रही है। तो आप लोग बता दो जल्दी से। फिलहाल आप यहां देख लो आपका कौन सा सही है। देखो यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन, यानी कि अगर HCl है ना तो यहां HCl में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेगा। तो आप लोग आई होप बता दिए होंगे। तो इसका सही आंसर है Mg। Mg ही क्यों कर पाती है अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापन, क्योंकि Mg जो होता है ना वो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है। सक्रियता सरणी देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होता है, लेकिन जो आपका Pt है, ठीक है, Pt है एंड आपका Cu है एंड Hg है, ये सारे जो होते हैं ना हाइड्रोजन के नीचे स्थित होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है बीच में तो इसके ऊपर Mg होता है, ठीक है, और इसके नीचे Pt एंड Cu एंड Hg, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए जो ये है ना ये हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा अम्ल में से। तो हमेशा याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको Mg याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग सही बता रहे होंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्ठी जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है अच्छे से और आप लोगों को पता भी होगा। जो परावर्तनी भट्ठी का नाम सुना है, परावर्तनी भट्ठी किस में प्रयोग किया जाता है। ए प्रगलन में, बी निस्तापन में, सी अतिशीतल में, या फिर डी कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बता दो किस में उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ये किस में उपयोग किया जाता है? देखो ये आपका जो है ना वो उपयोग किया जाता है प्रावर्त ए है प्रागलन में, निस्तापन में, अतिशीतल में या फिर कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है निस्तापन में। और आई होप कि सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा। प्रावर्तनी भट्ठी का उपयोग निस्तापन में किया जाता है, हमेशा याद रखना। प्रावर्तनी भट्ठी का उपयोग किस में किया जाता है? निस्तापन में। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है चपाटी, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु होते हैं? ठीक है, तो अम्लीय परमाणु की अगर बात किया जाए तो वो केवल क्या होते हैं? अगर COOH इसमें समूह होता है तो इसमें H एक ही है, और H एक ही है तो यहाँ ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। ठीक है, इसमें आपका केवल होगा 1। यानी कि एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं तो वो आप 1 बताना। 20 क्वेश्चन ले रहा हूं, 20 क्वेश्चन, और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और आपको 100% आपको देना है शुरुआत से लेकर लास्ट तक। कॉपी लो और हमसे पहले लिखो कि ये सही है। ठीक है, आप ईमानदारी से, और फिर आप देखो सही बताओ या गलत। अगर गलत बताया हो तो कोशिश करो सही बताने का, दोबारा वीडियो को देखो। और हाँ, अगर आप सही बता रहे हो तो अच्छी बात है, सही बताना बहुत अच्छी बात है। तो यहां से एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे? 1 होंगे। ठीक है, समझ में आया। और अगर H2SO4 में कह दिया जाए इसमें हाइड्रोजन परमाणु, तो इसमें H2 ऐसे भी लिखा हुआ है तो इसमें 2 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है? यानी कि अधिक विद्युत धनी कौन है? आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आपके पास ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। यहाँ देखो Na है, या फिर या आपका ये देखो ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये है F यानी कि फ्लोरियम। ठीक है, फ्लोरीन। तो यहाँ अब आप बताओ इसमें से कौन है जो ज्यादा विद्युत धनी है, अधिक विद्युत धनी है? तो यहाँ जो आपका के है ना पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा विद्युत धनी है। याद रखना के यानी कि पोटेशियम जो है ना सबसे ज्यादा विद्युत धनी है। और अगर आपसे कोई पूछे तो आप ओनली 1 मिनट में उन्हें उत्तर दो, जवाब दो, क्योंकि आपको ऐसा बनना है ना कि कोई कुछ पूछे तो आपको 2 सेकंड में उसका उत्तर दे ही देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये पहले देखो। कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है। यकृत जो मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया है, और यकृत क्या स्रावित करता है ये भी मैंने पढ़ाया है। अब अगर आप लोग नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यहाँ आपका ए है लार, या फिर जठर, या फिर पित्तरस, या फिर कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी आपको पता होगा यकृत क्या स्रावित करता है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बताना, वैसे नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जानते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया था कि पित्त रस को स्रावित करता है कौन? यकृत। ठीक है, यकृत क्या स्रावित करता है? पित्त रस को। ठीक है, अगला देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 8 की बात आ गई है। यहां क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ये समझो कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है इसमें? तो देखो मादा जनन तंत्र में अंडाशय तो पाया ही जाता है, यानी कि ये भाग है। गर्भाशय भी पाया जाता है जिसमें बच्चे पलते हैं। डिंबवाहिनी भी, यानी कि शुक्रवाहिका जो है ना ये तो एक नर जननांग भाग है, मादा जननांग नहीं है। तो इसीलिए जो शुक्रवाहिका है ये नहीं पाया जाता है किसमें? मादा जनन भाग में, ये नर जननांग का भाग है। तो यहां से आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है टेस्ट। 10 में से अगर आप 5 भी सही दिए हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी जो 10 में 10 क्वेश्चन सही किए होंगे, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर से आप पढ़े होंगे। लेकिन मैं इसीलिए कहा हूं कि 20 क्वेश्चन में से आपको मैं कॉल कर रहा हूं 12 क्वेश्चन आप सही बताओ। अगर आप 12 सही बता लेते हो तो 100% गारंटी लेता हूं कि आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है पढ़ने का भी, और अभी बहुत आपके पास समय है। तो ऐसे में आपको, इसीलिए मैंने कहा है 20 में से आपको 12 क्वेश्चन सही देना है। लाइक एज अगर आप 18 सही दे देते हो, 15 सही दे देते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा समझता हूं 12 क्वेश्चन आप लोग सही दे दो। यहां देखो उद्यान मटर, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? ए है लंबे तने। लंबे तने तो अप्रभावी है नहीं भैया, ये आपका प्रभावी लक्षण है। गोल बीज, गोल बीज भी आपका प्रभावी लक्षण है, लेकिन गोल बीज का अप्रभावी क्या होता है? झुर्रीदार। तो इसीलिए झुर्रीदार जो है ना ये आपका सही है। झुर्रीदार आपका अप्रभावी है। फैली हुई तनी भी आपकी क्या है? फैली हुई फली, ये भी आपका प्रभावी लक्षण है। ऐसे में जो झुर्रीदार का ऑप्शन है वो आपका सही है, वो आपका अप्रभावी लक्षण है।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि एक पुरुष जो है जैसे मादा होता है नर होता है, लेकिन ये नर समझ लो, नर की बात किया गया है, पुरुष, ठीक है। अगर यहाँ जैसे वुमेन यानी कि औरत की बात की जाती तो फिर औरत की बात हो जाती। यहाँ आपको बताना है पुरुष में लिंग निर्धारण, सॉरी, लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए एक्स वाई या एक्स एक्स या वाई या एक्स। अब आपको पता है कि जो पुरुष होता है उसी के द्वारा ये पता चलता है कि जो होने वाला संतान है लड़का होगा या लड़की होगा। अब देखो अगर जो मादा होता है उसमें तो एक्स एक्स होता है लिंग गुणसूत्र, एक्स एक्स, ठीक है। बट अगर उनकी बात की जाए पुरुष की यानी कि नर की, तो उसमें एक्स एक्स नहीं होता, एक्स वाई होता है। एक्स वाई क्यों होता है? अगर ये जो नर है ना, ये अगर एक्स गुणसूत्र इस मादा को देंगे तो होने वाला संतान लड़की होगी, अगर वाई गुणसूत्र देंगे तो होने वाला संतान लड़का होगा, क्योंकि इनके पास एक्स एक्स ही होता है, तो ये एक्स ट्रांसफर करेंगे और वाई तो ये एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि लड़की लड़का होगा। और अगर ये एक्स ट्रांसफर करेंगे और मादा के पास एक्स ऑलरेडी होता है तो ये लड़की होगी, ठीक है। यहीं से आपका लिंग निर्धारण होता है, यानी कि पूरा जिम्मेदारी होता है जो अगर वो आपका मादा है, जैसे अगर नर है तो नर का ही जिम्मेदारी होता है कि होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का, अगर नर के द्वारा ही निर्धारण होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको पता चल गया। अगर नहीं जानते हो लिंग निर्धारण वाला प्रोसेस देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। जो फोकस दूरी होती है उसकी दो गुनी कौन होती है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो r होता है ना वो बराबर f/2, यानी कि f जो होता है वो बराबर होता है 2r के, यानी कि जो फोकस दूरी होती है उसकी दो गुनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो ऐसे में आपके ऑप्शन है ए 10 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। तो ऐसे में आप इसका दोगुना कर लो, यानी कि 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। मैंने 11 क्वेश्चन ये है और 11 क्वेश्चन है, आई होप। हाँ, तो यहाँ आपका 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही होगा। और 11 क्वेश्चन मैंने ले लिया टेस्ट, 11 क्वेश्चन, ठीक है, 11 क्वेश्चन, और इसमें से हमें चाहिए भाई 6 या 7 नंबर क्वेश्चन सही चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट इतना कर लिए हो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो नीचे। जितना कमेंट आएगा और जो इसमें टॉप करेगा उसी का नाम लिया जाएगा, उसका नाम चैनल पर दिया जाएगा, जो कम्युनिटी पर है वहां दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग नीचे जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका नाम आने का चांस हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, यहाँ स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वस्थ आंख यानी कि उसके आंख में कोई कमी नहीं है, स्वस्थ आंख है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होगा? 25 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या अनंत? आई नो डेट। आप जानते हो, क्या जानते हो ऑलरेडी की जैसे अगर आंख में कोई दोष नहीं है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, कोई दोष नहीं है, तो आप अनंत, जहां तक आपका आंख जाएगा वहां तक आप आसानी से देख सकते हो। अब आप समझ जाओ कि अगर स्वस्थ आंख है तो उसका दूरबिंदु जो होगा वो 25 सॉरी अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये सारे VIMP क्वेश्चन की बात की जा रही है। और अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो समझ लो आप साइंस में कुछ नहीं पढ़े। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप पढ़े नहीं, क्योंकि ये 20 टॉप है और आप लोग इसमें अच्छे से टेस्ट भी दे रहे हो। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा लग रहा होगा। यह 12 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो कैसा दिखाई देता है, ये मैंने देखा नहीं है लेकिन भाई पढ़ा है। देखो, ए है बैगनी, बी है काला, सी है नीला, डी है सफेद। ऐसा में आपको पता है अगर चंद्रमा से आप देखोगे अपना क्या देखोगे? आकाश। तो अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे ना तो वो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। किस कलर का? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। हमेशा याद रखना, चंद्रमा से अगर आकाश को देखोगे तो वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। एंड अगर आप लोग देख लेना, वैसे बुक में पढ़े होंगे और हाँ कई सारे साइंटिस्ट भी बताए हैं कि हाँ ऐसा दिखाई देता है। और आपका 12 13 नंबर तक टेस्ट हो चुका है। 12 हाँ 13 नंबर तक टेस्ट हो चुका है। 14 नंबर की बारी है। 14 नंबर आपसे क्या कह रहा है ये पहले समझो। ओके, 14 नंबर आपसे कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा आपका जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ए है कूलाम, बी है जूल, सी है एम्पियर, डी है ओम। तो आप हमेशा याद रखना जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अब हमेशा याद रखना कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
भाई अगर आपके 14 नंबर क्वेश्चन तक टेस्ट हो चुका है, हमें इसमें कम से कम भाई 9 क्वेश्चन तो सही चाहिए ही, 9 नहीं तो 8 क्वेश्चन आप सही कर लिए होंगे, 8 क्वेश्चन आप सही कर लिए होंगे, तो काफी बेटर है स्टडी आपकी। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई भैया। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ यहाँ। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, ओम का नियम मैंने पढ़ाया भी है एंड प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भी बताया है। देखो आपके ऑप्शन है ओम या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या फिर ओम मीटर या फिर कोई नहीं। हमेशा याद रखना जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ना वो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो हमेशा याद रखना प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ टॉप 15 क्वेश्चन तक टेस्ट हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिए हैं। ऐसे में आप जल्दी फटाफट नीचे कमेंट करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आने का चांस है। और मैं आपको टॉप थ्री स्टूडेंट को कलेक्ट करने वाला हूँ। टॉप 3 स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट को मैं अपने कम्युनिटी पर डालने वाला हूँ चैनल के, 3 स्टूडेंट को। और वो 3 स्टूडेंट कौन है वो इस टेस्ट के बाद और नीचे जितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे वो बाद पता चलेगा। मतलब आप नीचे कमेंट करोगे, उस कमेंट को मैं देखूंगा, उसमें से टॉपर कौन है तो मैं उस कमेंट में से आंसर दूंगा। भले ही आप कहीं से भी कमेंट किए हो, लेकिन हाँ आपने कमेंट किया है तो हो सकता है आपने ईमानदारी से कमेंट किया हो। तो ऐसे में आप कमेंट करो फटाफट नीचे, इस वीडियो के नीचे जल्दी कमेंट करो। वीडियो को लाइक करते रहिए, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा अच्छा बात है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 16, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार, अगर आप बल्ब का तार सुने होंगे तो वो बल्ब का तंतु जो होता है वो तो किसका बना? टंगस्टन का बना होता है। लेकिन यहाँ हीटर की बात की जाए तो तांबे का या पीतल का या नाइक्रोम का, लोहे का। हमेशा याद रखना जो हीटर का तार होता है भाई किससे बना होता है? नाइक्रोम का, नाइक्रोम का बना होता है, हमेशा याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या वी गॉस या फिर सी टेस्ला या फिर न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ये न्यूटन एम्पियर स्क्वायर लिखा हुआ है, न्यूटन यानी कि वल और बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है फार्मूला, ये आपका नहीं है भाई, ये तो मैं सीरियसली कह सकता हूं क्योंकि ऐसे नहीं होते फार्मूले। तो कौन से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 तक टेस्ट हो चुका है, इसमें से हमें कम से कम 11 या 11 नंबर क्वेश्चन सही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, इसमें से जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयला या फिर जल विद्युत। देखो पवन ऊर्जा तो है नहीं, जीवाश्म ऊर्जा का पवन ऊर्जा से कोई रिलेशन नहीं है, सौर ऊर्जा का भी नहीं है, जल विद्युत का भी नहीं है। तो ऐसे में रिलेशन किसका है? कोयला का। कोयला जो है ना वो जीवाश्म ऊर्जा का एक बहुत बढ़िया सा स्रोत है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा टेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे दे रहे हो। यानी वो गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुआ? गंगा सफाई योजना आपका कब प्रारंभ हुआ ये आपको बताना है। यहाँ ए ऑप्शन है 1985, बी है 2005 या फिर डी है, सी है 1955, डी है कोई नहीं। तो आप जल्दी से फटाफट कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VIMP। और आप लोग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन याद कर लेना भैया क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यहाँ जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा 1985। क्या होगा? 1985 आपका करेक्ट आंसर है। फटाफट आप लोग याद कर लो, जल्दी नोट कर लो क्योंकि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन तक टेस्ट हो चुका है। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन का टेस्ट है, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं टॉपर कैसे चयन करने वाला हूँ। कोलीफॉर्म समूह है, विषाणु का, जीवाणु का, प्रोटोजोआ है, कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप जल्दी से फटाक से कमेंट कर दो कौन सा सही है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूं कौन सा सही है। तो इसमें बी ऑप्शन जीवाणु का है। अब आप लोगों को थोड़ी सी मैं समझा देता हूं। या मैंने 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिया है, ओनली 20 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से मैं टॉप 3 टॉपर को चुनने वाला हूं। कितना? 3 टॉपर। ठीक है, 3 टॉपर को चुनूंगा और इन 3 टॉपर को चुनूंगा और अपने चैनल पर बताऊंगा। और जो अच्छे से इस नीचे जो ये वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जितना जल्दी आप, जितना ज्यादा स्टूडेंट, जितना ज्यादा आप लोग कमेंट करोगे आंसर, मतलब उसका आंसर, उतना अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। और आप जैसे ही क्वेश्चन देखो उसका कमेंट कर दो। पहला क्वेश्चन देखा उसका कमेंट करो, दूसरा देखा उसका कमेंट करो, तीसरा देखा उसका कमेंट करो, चौथा देखा उसका कमेंट करो, फटाक से फिर आपका नाम भी आ सकता है। ठीक है, जैसा मैंने संडे को टेस्ट लिया था तो निशा नाम की लड़की ने टॉप किया था, लाइक मैंने बताया भी था।
तो भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को नया सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।